हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, गलती से मैथमेटिक्स को कभी बाई मत बोलिएगा। अगर बाई बोले तो डाई कर देगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। इसलिए उसको प्यार से कहिए, हाय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बोलेगा नहीं, झूठ बोल रहा है। हाय, हाउ आर यू। कहीं आप तकलीफ में तो नहीं हो? अगर यदि तकलीफ में है तो आइए, मैं आपको पैनल में आपको स्वागत करता हूं और अपने साथ ले चलता हूं और एक अच्छे मार्ग में ले चलता हूं, जिस मार्ग में चलने से आपको एक अच्छी मुकाम हासिल होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उसी बिंदु पर चर्चा करता हूं। मैथमेटिक्स का एक मार्ग है, उस मार्ग का एक कंपोनेंट है हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यह जनरली टीजीटी एवं पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो इन बिंदुओं को चर्चा करने के दरमियान हम लोग देखेंगे कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्या। हायर ऑर्डर कहने का मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब एक इक्वेशन तो हो बट वो डिफरेंशियल हो, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहने का मतलब यह कि जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा। तो जनरली इसका एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो जनरल फॉर्म यही होता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y dxn dny डिवाइडेड बाय dxn प्लस p1 dn minus 1 y डिवाइडेड बाय dxn minus 1 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस pn y that is equal to x. This one is called equation number 1, जहां p1 p2 up to dot dot pn are arbitrary constant and x be the function of x. देखिए दोस्तों, यहां पर ये भी लिख सकते हैं dn-2 डिवाइडेड बाई dxn-2 प्लस अप टू डॉट। ये जनरल फॉर्म हुआ हायर ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका ऑर्डर क्या है? n है। इसका ऑर्डर क्या है? n-1 है। इसका ऑर्डर क्या है? n-2 है। अप टू डॉट डॉट डॉट। ये हम लोग कहां तक गए? n-n तक गए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि इस तरह का यदि सॉल्वेबल प्रॉब्लम हम लोग को दिया जाए तो इस तरह के सॉल्वेबल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। थोड़ा सा इसके नीचे थोड़ा सा और हम लोग एक चीज चर्चा करते हैं कि अगर इफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए, x इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन यह डिफरेंशियल इक्वेशन एक अन्य रूप लेता है जिसका नाम है देन dny by dxn प्लस p1 dn minus 1y dxn minus 1 प्लस p2 dn minus 2y डिवाइडेड बाई dxn minus 2 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस pny दैट इज इक्वल टू 0। जैसे ये 0 हो जाता है
तो हम कहेंगे कि देन इक्वेशन वन इज कॉल्ड homogeneous equation associated with इक्वेशन वन। जैसे ये जीरो हो जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि यह जो इक्वेशन है हम लोग का होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा और वो एसोसिएटेड किसके होगा, इक्वेशन वन के होगा। तो गाइस हम लोग इस बिंदु पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक काम हम लोग करते हैं कि इससे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ फार्मूला तो जरूर बना होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर बना होगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने से पहले उससे पहले एक थ्योरम बना, जो थ्योरम इस रूप में है, थ्योरम नंबर वन कि if y is equal to y1, y is equal to y2 up to dot y is equal to, अगर यदि yn हो यानी y का वैल्यू y1 y2 y3 up to dot yn हो, are linearly independent particular solution of linearly independent particular solution of the equation dny by dxn plus p1 dn1 y divided by dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y divided by dx2 dxn minus 2 plus up to dot plus pn y that is equal to 0, जहां पर हम लोग का p1 p2 up to dot pn are arbitrary कांस्टेंट है। अगर यदि ऐसा है तो ऐसे प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन जब हम लोग लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते यही है कि y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म c1, तो y का जो वैल्यू है वो पहला वैल्यू, प्लस c2 y का जो नेक्स्ट वैल्यू है y2 प्लस अप टू डॉट प्लस cn yn। इस तरह का प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन इस रूप में हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन करते हैं और उस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन है solve d2y by dx2 minus 4dy by dx plus 3y is equal to 0। दोस्तों मैं पहले ही कहा कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहने का मतलब मोर देन वन टाइम्स डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा।
तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? अच्छा, हम लोग ये जानने का भी कोशिश करेंगे कि ये सच में हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं। हायर ऑर्डर कहने का मतलब मोर देन वन ऑर्डर, कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहने का मतलब यहां पर कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इट मींस हम देख रहे हैं कि ये भी कांस्टेंट है और ये भी हायर ऑर्डर है, इसलिए हम लोग जानेंगे और कहेंगे इसको कि यह हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सॉल्यूशन करने के पूर्व एक बात हम लोग इसको ऐसा करते हैं, नोटेशन फॉर्म पे लिखते हैं। तो नोटेशन फॉर्म पे लिखने के लिए हम लोग करते क्या है कि d बाई डी एक्स के टर्म को d से नोटेट करते हैं। d से नोटेट करें या m से नोटेट करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको कि किस रूप में नोट करते हैं। चलिए हम लोग d से नोटेट करते हैं। अब d से नोटेट करते हैं, इसका यह मतलब कि ये डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ माइनस 4d वाई हो जाएगा, प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर यदि इसको डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई अगर यदि करें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। और यदि इस तरह का एक इक्वेशन आया तो इस इक्वेशन में जब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, इसको जब अलग करते हैं, तो उस अलग हुए फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक इक्वेशन जिसका नाम है AE, एक्जुलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको, एक्जुलरी इक्वेशन। तो एक्जुलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस डी इज 3 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ से कि d का वैल्यू निकालने के लिए इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस d प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट d कॉमन हो जाएगा, d माइनस 3 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट d माइनस 3 इंटू d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस रूप में यह टूटा। तो यहां से क्लियर है कि d का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा और एक 3 होगा। तो इस तरह से देखा गया कि d का वैल्यू हम लोग का 1 और 3 आया। तो d का वैल्यू 1 और 3 कहने का यह मतलब कि इससे पूर्व हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके थे कि y इज इक्वल टू y1, y2, y3 ऐसा सॉल्यूशन, और उसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग लिखे थे क्या कि c1 y1 प्लस c2 y2 अप टू डॉट डॉट ऐसा। तो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यदि यहाँ d का वैल्यू निकल गया तो ये कंप्लीट y का वैल्यू है 1, 3, आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन चूंकि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है इसलिए 2 ही वैल्यू होगा। इसीलिए इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू c1 e टू द पावर, पहला वैल्यू क्या है 1 है तो 1x, 1 तो लिखा नहीं जाता है, प्लस c2 दूसरा वैल्यू क्या है 3 है तो e टू द पावर 3x, और ये वैल्यू किसका हुआ तो y का हुआ। यही हम लोग का कहलाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों थोड़ा सा इससे आगे एक और प्रॉब्लम को और हल्का करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ज्यादा इजी हो और ज्यादा समझ में आ जाए। यहां पर लिख दीजिए वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक हम लोग देखते हैं ताकि ये आसान और हो जाए। एक प्रॉब्लम है d2y बाई dx2, थोड़ा सा हम लोग यहां पर बदल देते हैं 2dy प्लस y इज इक्वल टू 0। प्रोसेस सेम करना है, हम लोग नोटेशन फॉर्म पे पहले लिख लेते हैं d बाई डी एक्स इक्वल टू डी।
तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 2d वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यदि इतना लिख दिए तो यहां पर क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 0। पहले मैंने कहा कि जैसे ही y से सेपरेट इसको हम लोग करते हैं वो एक इक्वेशन बन जाता है जिसका नाम है एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन के रूप में जब हम लोग इसको लिखते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट। तब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करने के बाद d का वैल्यू निकालते हैं। डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये फैक्टराइज होगा और फैक्टराइज के बाद इसको हम लोग कॉमन करते हैं, d माइनस 1 d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट d माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से d का जो वैल्यू है वो है 1 और 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों जो वैल्यू आया वो रिपीटेड वैल्यू आया। अब रिपीटेड के केस में कुछ कंडीशंस होता है कि जब रिपीट वैल्यू आ जाए तब हम कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो रिपीट जब होगा उस क्रम में कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं C1 प्लस C2 x इंटू e टू दी पावर x। e टू दी पावर x इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। अगर यदि यहाँ वैल्यू 2 होता तो हम यहाँ लिखते हैं 2x। अगर यदि वैल्यू यहाँ 3 होता तो लिखते हैं यहाँ 3x। इस तरह से हमारा हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्यूशन होता है। दोस्तों, प्रॉब्लम कहीं कहीं तब ज्यादा क्रिएट हो जाता है जब यहां वैल्यू रियल नहीं हो। अभी जो भी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं वो रियल वैल्यू है, आइदर रिपीटेड और नॉट रिपीटेड। अभी एक वैल्यू हम लोग देखे, पहले देखे तो नॉट रिपीटेड, अभी का वैल्यू हम लोग देखे तो रिपीटेड। जब रिपीटेड हो, रिपीटेड ना हो, मतलब रियल भी हो और रिपीटेड भी हो लेकिन वो रियल नंबर नहीं हो। जब रियल नहीं हो और कॉम्प्लेक्स आ जाता है उस क्रम में हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा। तो एक एग्जांपल उस तरह का भी हम लोग लेते हैं। सॉल्व d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। एकदम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, चूंकि इससे भी टफ एग्जाम्पल होता है लेकिन हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से पहले समझने का कोशिश करेंगे। अगर यदि इजीली समझ जाएंगे तो टफ से टफ एग्जाम्पल हम लोग का इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले तो इसको नोटेशन फॉर्म पे लिखते हैं, d बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू d इम्प्लाई दैट d स्क्वायर वाई प्लस 1 y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट d स्क्वायर प्लस 1 इज इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 0। ये तो नोटेशन फॉर्म पे आ गया। जैसे इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, लिखते हैं क्या है, ए इज कितना, तो d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग यहां से स्क्वायर को हटाना चाहें तो अंडर रूट -1 के फॉर्म पे आएगा और -1 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, और जब ये होता भी है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होता कैसे है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस प्लस माइनस आई। तो दोस्तों यहाँ पे d का वैल्यू जो हम लोगों का आया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे आया, और यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होता है तब हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता इस रूप में है कि यदि एक हम लोग बात यहां पर लिख लेते हैं, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म पे हो
यदि नोट में लिख लीजिए, यदि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म पे हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने का तरीका यही है कि e टू द पावर अल्फा x इंटू C1 कोस बीटा x प्लस C2 कोस साइन बीटा x, साइन बीटा x। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि i से पूर्व हम लोग का कुछ नहीं है, इट मीन्स जीरो है। अगर यदि जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो और बीटा इज इक्वल टू यहाँ कोएफिशिएंट में 1 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए कंप्लीट सॉल्यूशन इज, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर अल्फा x। तो e टू द पावर अल्फा x का मतलब हुआ यहाँ 0x इंटू C1 कोस बीटा x, बीटा के जगह पर 1 है तो cos x हो जाएगा प्लस C2 साइन बीटा x, वो भी x हो जाएगा। ये हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन इस रूप में है। y इज इक्वल टू, चूंकि e टू द पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए C1 cos x प्लस C2 sin x। ये हुआ हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन। जब हमारा रूट्स जो होगा, जब हमारा d का वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे रहेगा तब कंप्लीट सॉल्यूशन इस रूप में लिखते हैं। अब दोस्तों बात आती ये है कि ये तो हो गया रियल रूट्स, नॉन रिपीटेड, रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स के लिए। कभी कभी बात आती है कि जिस समय हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, लेकिन यहां पर एक टर्म आ जाए जिसका नाम है x, और x एक कंपोनेंट है और x कंपोनेंट डिफरेंट फॉर्म पे आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे भी हो सकता है, अलजेब्रिक फॉर्म पे भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म पे भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फॉर्म पे भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म पे हो सकता है। तो जब वो टर्म यहाँ मौजूद हो जाए तब हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो उसके लिए भी एक अलग थ्योरम बनता है। तो थ्योरम के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि उसका थ्योरम कैसे तैयार होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि जनरल फॉर्म उसका क्या होता है। थ्योरम नंबर 2, जनरल फॉर्म कि इफ y is equal to v is a particular solution, is a particular solution, y is a particular solution of dny by dxn plus p1 dn minus 1 y divided by dxn minus 1 plus p2 dn minus 2 y divided by dxn minus 2 plus up to dot 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 plus pn y that is equal to x। हम वही बात बोले थे कि यदि यहाँ x आ जाएगा तब उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए फिर एंड y इज इक्वल टू u, y इज इक्वल टू u इज ए जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू u इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ dny divided by dxn plus p1 dn minus 1 dxn minus 1 y plus p2 dn minus 2 into y by dxn minus
2 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू 0। हमने कहा था इसको 0 कर देंगे और इसको 0 करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो y इक्वल टू यू के रूप में है। और y इक्वल टू यू के रूप में यदि उसका जनरल सॉल्यूशन आया तो देन y इज इक्वल टू u, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, u प्लस v, इसको हम लोग कहेंगे y इक्वल टू u प्लस v इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 जहां पर u को हम लोग जानते हैं CF बोलते हैं। CF मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और v को हम लोग जानते हैं PI के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, इस रूप में जानते हैं। तब लास्ट में जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने की बारी आती है तो हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू यू प्लस बी, दैट मीन्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ से आता है? जब हम लोग ये जनरल होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ से d का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं और d का वैल्यू निकालने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। और उसके बाद इसको सॉल्यूशन करने के लिए जो काम को करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं PI। और जब दोनों को सॉल्यूशन कर लेते हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद जो बनता है वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।